हेलो, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका क्लास 7 का साइंस रहेगा। टोटल साइंस हम लोग इसमें कंप्लीट करना है, तो जल्दी से अपनी कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए और करते हैं हम लोग शुरुआत। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ये आपका जो चैप्टर है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, उसमें से है। तो आपको पता ही है कि भौतिक परिवर्तन किसे बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब ही होता है कि जो कि रिवर्स कर सकता है, वो है आपका भौतिक परिवर्तन। तो आप ऑप्शन है आपके जंग लगना, बर्फ पिघलना, दूध का दही बनना और सेब कटने पर बुरा होना। तो देख करके आप बताइए कि कौन सा भौतिक परिवर्तन। देखो, जंग लगना, जंग लग गई तो फिर से वो सही नहीं हो सकता। बर्फ पिघलना, हाँ, बर्फ अगर पिघलता है तो पानी बनता है, फिर पानी से आप बर्फ उसको बना सकते हैं। लेकिन दूध अगर दही बन जाती है, फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते। सेब कटने पर जो भूरा हो जाता है, फिर आप उसको व्हाइट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बर्फ का जो पिघलना है ना, वही है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपके ऑप्शन है बल्ब का प्रकाशित होना, चूने का पानी को दिया होना, और पानी का वाष्प में बदलना, और घी का पिघलना। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको रिवर्सेबल होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और अनरिवर्सेबल होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसको कि आप फिर चेंज नहीं कर सकते। तो बल्ब प्रकाशित हो गया तो भी कोई बात नहीं, फिर से वो बुझेगा। अब चूने का पानी अगर दुधिया हो गया तो फिर आप इसको ना फिर सही नहीं कर सकते, और यही है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, घरों में लोहे के दरवाजे पर रंग रोगन क्यों किया जाता है। ऑप्शन है आपके सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए, या फिर पक्षियों से बचाने के लिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों करते हैं हम लोग रंग रोगन? जंग लगने से रोकने के लिए ही तो करते हैं, ऐसे ही थोड़े ना धूल और ये वो। चलो नेक्स्ट, आपका जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। सॉरी, यहाँ पे जंग का है, ठीक है। तो ऑप्शन है Fe2CO3, FeFeO और FeSO3। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, Fe2CO3 जंग का रासायनिक सूत्र है आपका। आपको पता है ना, जंग लगने के लिए आर्द्रता भी जरूरी होती है, फिर ही जंग लगती है। अब देख लो, दूध से दही जमना कैसा परिवर्तन है। अभी भी तो पता चला था कि रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका। टोटल सारे क्वेश्चन हम लोग साइंस के देख लेंगे क्लास 7 में, तो एक ही बार में बहुत अच्छा होगा आपका क्लास 7 कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लोहे का जंग लगना कैसा परिवर्तन है। रासायनिक, भौतिक और सभी, ए और बी। तो आपका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम की तार जो है जलने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। और आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम जलेगा तो। नेक्स्ट आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की पत्ती का रंग हरा क्यों हो जाता है। ऑप्शन है आपके आयरन सल्फेट के कारण, कार्बन सल्फेट के कारण, या फिर सोडियम सल्फेट के कारण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन सल्फेट के कारण ही आपका जो है ना हरा हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपके ऑप्शन है CaCO, CaCl, Ca और Cl। तो आप देख करके बता सकते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। तो यहाँ देख लो, CaCO जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे नाम से पता चल रहा है, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित किन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। तो आपके ऑप्शन है परावैंगनी किरण, लाल विकिरण, बैगनी विकिरण और हरा। तो ये भी बहुत इजी है। परावैंगनी विकिरण निकलती है सूर्य के किरण से, और उसी को ओजोन जो है लेती है, वरना क्या है, रोग फैल सकता है। नेक्स्ट हमारा, सोडियम का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक कौन सा है। SKNF, बहुत इजी है ये, Na। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। ऑप्शन धातु मिश्रण, गैल्वनीकरण, क्रिस्टलीकरण और उदासीनीकरण। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, उसी को रिकॉल करिए। गैल्वनीकरण बोलते थे ना, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते थे कि यशद लेपन होता है, ठीक है, बुक्स में ही रहती थी और कहाँ। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है। गैस का विकास, प्रकाश का उत्पन्न होना, गर्मी का उत्पादन और तरल का गैस में परिवर्तित होना। आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं दर्शाता, यानी कि वो दर्शाएगा कौन सा परिवर्तन, वो भौतिक परिवर्तन दर्शाएगा। और आपका सही आंसर हो जाता है, एक मिनट, प्रकाश का उत्पन्न होना,
पानी में शक्कर घोलना कैसा परिवर्तन है? आपके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो देखो अगर शक्कर घोल ही दिया है पानी में फिर क्या हो जाना है, ये तो भौतिक ही होगा ना, क्योंकि आप बाद में जब पानी को सुखा लोगे तब तो ये चीजें सही हो जाएगी ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। किन्हीं दो अपघटक के नाम बताइए। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है जीवाणु, कवक, बीटल और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जीवाणु भी आपके अपघटक है, कवक और बीटल भी अपघटक ही आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। अब हमारा चैप्टर चेंज हो गया है, ये जंगल और वन करके जो है ना ये उसमें से है। तो कौन सा वन का उत्पाद नहीं है, तो और यहाँ पे जो केरोसिन है ये वन से नहीं प्राप्त होती है ऑब्वियसली। लाख, सील की लाख, प्लाईवुड, गोंद, ये सारी चीजें। आम के पेड़ से तो गोंद आपने देखी भी होगी अगर आम का पेड़ देखा है तो। नेक्स्ट आपका कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं? परागकण, वायु, जल, उपयुक्त सभी। तो आपके ऑप्शन है कि परागकण में। आपको पता है कि वहां से ये लोग क्या है, एक फूल से दूसरे फूल के पास लेके जाते हैं, तभी तो फिर परागकण वाला होता है। तो नेक्स्ट आपका वन परिशोध करते हैं डैश और डैश को। तो यहाँ पे तो इजिली दो ही ऑप्शन है, जल और वायु को, तो यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा और क्लास 7 का एक वीडियो में कंप्लीट कर लो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिएगा और कोई एडवाइस हो तो जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, शाक वन में डैश परत बनाते हैं। कौन सी परत बनाते हैं ये शाक जो होते हैं वन में? तो आपको बता दूं ये ना निम्नतम वाली परत बनाते हैं, उच्चतम वाली नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है शाक तो छोटा होता है ना। नेक्स्ट आपका वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। मृदा, जल, वायु, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली मृदा को ये लोग समृद्ध करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज जब मृदा में जाती है ना तो वो और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, उसी को तो बोल रहे हैं समृद्ध करना। नेक्स्ट है आपका वन की विशेषता। वन हमारे पर्यावरण को शुद्धता, ठंडक व शांत वातावरण प्रदान करने में सहायक है। वन मृदा अपरदन को रोककर, सारी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रही है, तो नो टाइम वेस्ट करते हुए उपयुक्त सभी लगा ही देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका लेवल का है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका आंसर हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको याद होगा तो ये क्लास 7 का टॉपिक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर लोहा। और यहाँ आपका है कि कौन जल के साथ, तो आपको पता ही है कि सोडियम जो है बहुत जल्दी क्रिया करता है, इसीलिए तो इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट आपका जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड, और इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देख के बता सकते हैं कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। तो ये देख लो, कैल्शियम, सॉरी ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण ना आपकी ये जल की जो स्थायी कठोरता होती है इसी के कारण होती है। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2, MgCl2 आदि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अविलय लवण, विलय लवण, कैल्शियम और इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, जल में उपस्थित घुले हुए लवण की यहाँ पे जब बात की जा रही है कि ये किसके कारण करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अविलय लवण। इसके कारण ही ये क्रिया करके बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमारा जंग लोहे का डैश है, क्या है? संचारक, विलायक, परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली जंग जो है लोहे को क्या संचारित कर देता है, मतलब उसको हल्का कर देता है, खा जाता है लोहे को संचारित करके। नेक्स्ट है आपका जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1, 2:2, 3:1 या फिर इनमें से कोई नहीं। और सी आंसर आपका 2:1 होता है।
हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन आपका 1 होता है। अब डैश एक प्रमुख विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जल, लोहा, सोडा, तो ऑब्वियसली जल जो है एक प्रमुख विलायक है। नेक्स्ट हमारा अस्थायी कठोरता की डैश की उपस्थिति के कारण होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये आपका सही आंसर होगा। और 1 मिनट थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा क्योंकि अभी जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी। जहाँ पे हम लोग पहले ही ये वाला हमारा सही है आंसर, ये इसके कारण होती है जल की अस्थायी कठोरता, क्योंकि क्लोराइड भी होनी चाहिए इसमें, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट हमारा जल की अस्थायी कठोरता डैश के द्वारा दूर की जा सकती है। अब यहाँ पे आपका देखिए, वहां हमने जो देखा ना वो जल की अस्थायी कठोरता के बारे में बात करी गई थी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है, तो ये है आपका धावन सोडा, मतलब धोने वाला जो सोडा होता है ना उसके कारण ये होती है दूर। नेक्स्ट आपका अधिकांश ठोस पदार्थों की विलेयता ताप डैश पर बढ़ती है, बढ़ाने पर, घटाने पर बढ़ती है या फिर शून्य करने पर। मतलब ये जो टेम्परेचर है ना उसकी बात करी जा रही है कि कैसा टेम्परेचर होगा तब ये होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका सही आंसर होगा बढ़ाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा समुद्री जल में डैश मात्रा में नमक घुला होता है, तो भाई अधिक, कम और शून्य तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा घुला हुआ होता है समुद्री जल में। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे यहाँ से, Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये तो आपको पता है, Na से होता है सोडियम, CO3 है, मतलब कि 3 का मतलब आपको Y लगाना होगा और कार्बोनेट तो आपको होने ही वाला है, ठीक है ना। तो सोडियम ये मत कर देना, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कर देना, आपको सोडियम कार्बोनेट करना होगा। भले ही यहाँ पे 3 लगा हुआ है लेकिन 3 यहाँ पे अगर 2 लगा हुआ था ना तो आप कर सकते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट ही। अब भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है किसमें, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में। तो आपका छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है ना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है साइनोक्वालामीन है क्या, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन 12, ये ना बीपीएससी TR1 में क्वेश्चन में आया था कि साइनो विटामिन करके कि क्या था, तो वो बता ही देती हूँ कि विटामिन B12 का नाम है साइनोक्वालामीन यहाँ पे, और विटामिन सी का तो आपको पता ही है स्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और इनमें से कोई नहीं, और आपका सही आंसर है टाइलिन है, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन जो होता है ना वो तो आपका जठर रस से निकलता है। नेक्स्ट हमारा, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है मुंह में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाता है वैसे ही उसका मतलब ये कार्य शुरू हो जाता है और वो उसी मुंह में चेंज हो जाता है वो। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो ऑब्वियसली आपका विटामिन जो है वही है रक्षात्मक पदार्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। यहाँ पे बात हो रही है आपकी शहद की कि शहद में मुख्यतः क्या होता है, ठीक ना। तो ऑब्वियसली शहद में मुख्यतः क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब कृदंत दांत का क्या कार्य है, तो यहाँ देख लीजिए, कृदंत फाड़ने का काम करता है, काटने का, पीसने का, तो साइड में जो मुंह के साइड में जो दांत होती है ना वो काटने की काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल या थायमीन, बता दो। विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू से, टमाटर से, गाजर से, पालक से। वैसे तो गाजर से भी होता है लेकिन इसका यहाँ पे आंसर पालक हो जाएगा क्योंकि गाजर में पालक से कम होती है, ठीक है ना, पालक में ज्यादा होती है इन सारे के मुकाबले। नेक्स्ट हमारा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, चावल, दाल। ऑब्वियसली चावल में नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर आपका विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। और इसका सही आंसर विटामिन के ही है, जो रक्त के थक्के बनने में मदद करती है। वो हिपैरिन और वो सब जो होती है इस यकृत में जाकर के। अब देख लो, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है, प्रोटीन, अंडे का छिलका, सेलुलोज का या फिर स्टार्च का। तो देखिए ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुई है, तो सेलुलोज, अगर शाकाहारी की बात करें तो सेलुलोज से बनता है और स्टार्च से भी बनने लगी है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट इस टाइप से नहीं रहेगा एग्जामिनेशन में। आपको स्टार्च या फिर सेलुलोज कोई एक ही होगा। और अदरवाइज जो कैप्सूल का आवरण जो बना हुआ होता है ना बाजार में, वो सबसे सस्ता मिलता है और वो आपका ना जिलेटिन होता है, उससे वो बना हुआ रहता है, ठीक ना, जिलेटिन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। तो 40%, 50, 60 और 80%। और आपका सही आंसर हो जाता है 40% होता है सोयाबीन में प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। उड़द, चना, सोयाबीन, मटर। अभी अभी देखा हमने सोयाबीन और यही हम लोग करने वाले हैं टिक। शहद का प्रमुख घटक है कौन। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्लूकोज ही है इसका सबसे इंपॉर्टेंट घटक, क्योंकि मीठा कितना लगता है। देखो शहद में जो मीठापन होता है ना, वो मुख्यतः ग्लूकोज और एकल शर्करा फ्रक्टोज के कारण होता है। शहद का प्रयोग बताइए आपको औषधि के रूप में होता है, और शहद जो है ग्लूकोज एवं शर्करा तो होती है, और इसके साथ साथ विटामिन और खनिज और एमिनो अम्ल भी इसमें होता है, जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं और उत्तक को ठीक करने में यह मदद भी करता है। चलिए नेक्स्ट, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन गलनांक, हिमांक, बाष्पीकरण और संघनन। तो बाष्पीकरण है आपका सही उत्तर। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो है किस प्रकार से होता है। आपके ऑप्शंस हैं, चालन द्वारा होता है, या फिर संवहन द्वारा होता है, या फिर आपका विकिरण द्वारा होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि इसमें से किसी के द्वारा भी नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन है ना संवहन द्वारा, ये वहन करता है, वहन, वहन मतलब लेके जाता है, तभी आपका ये रहता है। चलिए नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक होता है कितना। ऑप्शन 10 डिग्री, 100 डिग्री, 120 और 40। ये तो सबको पता है 100 डिग्री सी होता है जल का क्वथनांक। मतलब क्वथनांक मतलब क्या होता है कि उबलता वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है। उष्मा का कुचालक है कौन। लोहा, एल्युमिनियम, स्टील और कांच। तो देख लीजिए सारे के सारे सुचालक ही है, और कांच ही है आपका जो कि केवल उष्मा का कुचालक है। अब ये देखिए 186 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बदलना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए, बट आप इसको जब तक बदलोगे नहीं पता कैसे चलेगा। यहाँ पे बदल के रखा है तो आप देख सकते हो। ये देखो आपका जो सेंटीग्रेड होता है ना, उसमें से -0 को करना होता है, बट 100 रहता है। अब ये जो 0 है आपका, ये ना ये आपका हिमांक होता है, और F-32 है। F आपका फ़ारेनहाइट है और 32 आपका फ़ारेनहाइट में हिमांक है, और 180 डिग्री आपका आता है वहां से घटा करके। 232 होता है इसका क्वथनांक, उसमें से जब 32 घटाते हैं तब आपका 180 आता है। तो इस फॉर्मूले पे जब आप फिट करोगे और इसको करोगे तो 85.55 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ जाएगा। और अब हम आ गए अपने क्वेश्चन पे, और हमारा आंसर ये है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल घट जाती है, बढ़ जाती है, या फिर भार बढ़ जाता है, या फिर भार जो है घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या चाल जो है ना इसकी बढ़ जाती है। वस्तु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसके अणु की चाल बढ़ जाती है, वो थोड़ा सा खलबलाने लगते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का सूचक है, या फिर उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, या फिर उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का वो सूचक है।
या फिर उसके अणुओं के कुल वेग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का वो सूचक होता है। नेक्स्ट हमारा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। ऑप्शन है आपके 4.2 गुने 10 की पावर 2 जूल, 4.2 गुने 10 की पावर 4 जूल और 4.2 गुने 10 की पावर 3 जूल और 4.2 जूल गुने 10 की पावर 0 जूल है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2 गुने 10 की पावर 3 जूल। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, गैस तापमापी, पाइरोमीटर तापमापी द्वारा या फिर बाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका पाइरोमीटर जो है ना, उससे आपका सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा केल्विन मान से मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन है 280 केल्विन, 290, 310 और 300। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 300 केल्विन, जो इसका सही टेम्परेचर होता है मानव शरीर का। आपको ये याद करके रखना है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड और -373 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ना ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ में आपको 0.15 भी होता है, ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि बर्फ बनी झिल्ली के अंदर मछलियां जीवित कैसे रहती है। तो मछलियां बर्फ में शीत निक्रिय हो जाती है। मछलियां नियत तापी जीव है। झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो बर्फ होती है ना, वो ऊपर से जमना स्टार्ट होती है तो नीचे तक तो वो जम ही नहीं पाती ना। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो ऑब्वियसली आपका सबसे अच्छा चालक की अगर बात करी जा रही कि ऊष्मा का भैया कौन सा है, तो चांदी ही होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा भी है। बट सोना भी महंगा है, बट उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकता ये। नेक्स्ट है हमारा ऊष्मा संचरण की अवधि जिससे में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ये जो है ना विकिरण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा दोलन गति इनमें से क्या है? दौड़ते समय आपके हाथों की गति। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जंप कर चुके हैं, वो आपका ठीक है। दौड़ते समय आपके हाथों की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते हुए घोड़े की गति या फिर मैरी गो राउंड बच्चे की गति या फिर सीसा झूले की गति। ये हम लोग गति वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हम लोग आ गए हैं। तो दौड़ते समय जो है हमारे हाथ की गति होती है ना, आगे पीछे, वो है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आवर्ती गति का दूसरा नाम क्या है? आवर्ती गति का दूसरा नाम दोलन, सरल रेखीय, वर्तुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोलन गति आवर्ती गति को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्तुल गति किसे कहते हैं? दौड़ते समय आपके हाथों की जो गति होती है उसको बोलते हैं, या फिर सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, या फिर मैरी गो राउंड झूले की गति, या शीशा झूले की गति। तो देखिए वर्तुल गति में क्या होता है? वर्तुल गति में आपका गोल गोल जो घुमाएगा ना, वो वाली गति को कहते हैं वर्तुल गति। सॉरी, फिर यहाँ देख लो आपका जो सीसा झूला होता है ना, वही तो गोल गोल घुमा देता है आपको। तो ये आपका वर्तुल गति का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सरल रेखा के अनुदैर्ध्य गति इनमें से कौन सा है? सरल रेखा दौड़ते समय आपके हाथों की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति या फिर सीसा झूले पर बच्चे की गति। तो दौड़ते समय आ रहे मतलब सीधी सड़क पर जब जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जब जा रहे हैं, तभी उसी को तो हम लोग बोलते हैं सरल गति, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाल का मूल मात्रक क्या है? किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर घंटे और मीटर पर सेकेंड। अब हम आ गए हैं गति में ही, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप वाले में, ठीक है। तो आपको बताइए यूनिट में सबसे मेजर मतलब जो आपका बेसिक यूनिट होता है चाल का, तो दूरी बटे समय, तो मीटर में मापते हैं हम लोग दूरी को, और
सेकंड में मापते हैं टाइम को, तो मीटर पर सेकंड आपका ये सही उत्तर। नेक्स्ट है हमारा, झूले की गति का नाम लिखिए। दोलन गति, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति। झूला, नॉर्मल झूला जो होता है वो तो डोलते ही रहता है ना, मतलब आगे और पीछे बस जाता है, तो दोलन गति। नेक्स्ट आपका दोलन गति क्या है? सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, या फिर शीशा झूले पर बच्चे की गति। तो देखिए दोलन गति में ना आपका शीशा झूले पर बच्चे की गति हो जाना है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, जिसको उड़ा दिया मैंने अभी, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर 1 बटे दूरी गुने 3 समय। तो यहाँ पे आपका सही आंसर तो आपको दिख ही रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दूरी और समय से क्वेश्चन है। कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ना 15 मिनट के लिए चल रही है, फिर वो इसके पश्चात क्या करती है, 60 किलोमीटर की चाल से वो कितने मिनट चलती है, फिर 15 मिनट चलती है, मतलब 2 बार वो चल रही है और स्पीड दोनों बार अलग अलग वो कर रखी है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में मैंने सॉल्व पहले से ही करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जिसे आपने अभी देखा भी होगा। चाल बराबर इजली होता है दूरी बटे समय, और पहली दूरी जो आपकी स्पीड जो आपको मिला हुआ है कितना, 40 किलोमीटर पर घंटे मिले हुए हैं, ठीक ना। और फिर आपको मिला है कितना, 15 मिनट में वो जो दूरी है वो स्पीड है वो 15 मिनट में चला, तो 40 किलोमीटर पर घंटे तो हम लोग लिख ही रहे हैं। और ये जो मिनट में टाइम दिया हुआ है ना, इसको हमने चेंज कर लिया घंटे में, तो 15/60 करके घंटे हमने लिखे हैं। और एच से एच हमारा मतलब घंटा घंटा कट गया, और यह आपका क्या 10 किलोमीटर पहली बार वो चला है, फिर वो दूसरी बार चलता है कि किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो और 15 मिनट के लिए फिर से चलता है। फिर से हमने इसको घंटे में चेंज किया है, और यहाँ पे आपका आ गया 15 किलोमीटर ये सॉल्व करके। तो ये दोनों को जब आप जोड़ लेते हैं 10 और 15, तो ये आ जाता है आपका 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर चली है आपकी ये गाड़ी। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, और हमारा चैप्टर बदल जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और सूर्य का प्रकाश। अरे भाई ये तो ऑक्सीजन ही तो उसके लिए नहीं आवश्यक होगी ना, देख लो, सॉरी आवश्यक नहीं है पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके लिए आवश्यक नहीं होगी ना, क्योंकि ये जब इसको मिल ही जाएगा तो फिर, और सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन वो खाना बना करके देता है, तो CO2 तो उसको चाहिए होगा, और जल भी उसको चाहिए होगा, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होगा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन वो अपना जो भोजन होता है ना बना करके देता है हम लोगों को। अब है पौधे के किस भाग से जो है नाइट्रोजन अवशोषित, मतलब पौधे कहाँ से करते हैं, हवा से, मिट्टी से, दोनों से। तो देख लीजिए पौधे जो है ना हवा से भी नाइट्रोजन लेते हैं और मिट्टी से भी नाइट्रोजन लेते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, दोनों से। क्योंकि राइजोबियम के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके जड़ में होता है नाइट्रोजन, तो वहां से जब वो छोड़ के जाते हैं नाइट्रोजन, तो कुछ लोग तो वहां से लेते हैं, या फिर कुछ जीवाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन होती है ना उसको वो विलय कर देते हैं। तो हवा और मिट्टी दोनों जगह से लेते हैं। स्वपोषी का क्या अर्थ होता है? स्वयं द्वारा पोषण, दूसरे द्वारा पोषण, और बहुत इजी क्वेश्चन, स्वयं द्वारा पोषण। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश का फोटो लेना, निगेटिव फिल्म से पॉजिटिव फोटोग्राफ बनाना, मनुष्य द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, पौधों द्वारा भोजन, अरे यार पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। देखिए आपके ना ऐसे ही हो जाएगा क्लियर पूरा, जो अपना भोजन स्वयं करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी, प्रकाशपोषी, या फिर विषमपोषी? स्वपोषी। अमरवेल उदाहरण है किसका, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी और परपोषी का। तो यहाँ पे परजीवी हो जाएगा, क्योंकि अमर बेल जो है ना दूसरे के ऊपर लिपट जाता है और उसी से पूरा वो भोजन लेने लगता है।
वो डिपेंड नहीं होता है, वो फुल्ली डिपेंड हो जाता है, उसी को परजीवी बोलते हैं। मतलब दूसरों में चिपक करके भोजन लेता है ये। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2, ऑक्सीजन, जलवाष्प और सूर्य का प्रकाश। तो आपको पता ही है, खाना बना के ये ऑक्सीजन देता है भाई। वैसे पौधे को क्या कहते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं? कीटभक्षी पौधे, नरभक्षी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं ये। और एक पौधा जो कि बहुत फेमस है इस क्लास में, उसका नाम भी आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल, रोम, रंध्र, पर्ण, सिराएं और ब्रह्मांडल। बताइए बताइए कहाँ से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको अगर याद हो तो रंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यहीं से अब जो भी शेष गैस होती है ना, पौधे यहीं से लेते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्वपोषी, विषमपोषी, स्वपोषी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है आपका प्रकाश स्वपोषी। नेक्स्ट हमारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे क्या बोलते हैं? विषमपोषी, प्रकाश स्वपोषी, स्वपोषी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग विषमपोषी, दूसरे पे जो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा परजीवी क्या होता है? जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव को पोषण देते हैं। एक सुंदर फोटोग्राफ, एक बढ़िया पैराग्राफ का लिखना, क्या कुछ भी ऑप्शन है। परजीवी क्या होता है? जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल चिपक करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका शक्ल बिगाड़ दिया है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताएं। अमरवेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। तो यही है वो घटपर्णी, जो बिल्कुल घोड़े के आकार का होता है और इसमें इतना सुगंध देता है कि मतलब कोई भी खींचा चलाता है कीड़ा और फिर बाद में कर लेते हैं ये पैक उसे। वायुमंडल में मुख्य जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, सॉरी यहाँ मुख्यतः है, वह कौन सा है? जड़ है, तना, पुष्प, या फिर पत्तियां? कहाँ से लेते हैं पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड? अभी भी तो देखा था हमने यार, पत्तियों से लेते हैं, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा पौधे के किस भाग को पौधा का रसोई घर बोलते हैं? पत्तियां, फूल, फल, या फिर ये सारे के सारे आपको होंगे? तो वैसे तो अगर आपको पता हो तो एक चीज बता दो कि पौधे जो होते हैं ना, पौधे, हरित लवक का अगर आपने नाम सुना हो, हरित लवक, उसी को बोलते हैं इनकी रसोई। लेकिन जो अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन है नहीं हरित लवक का, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियां। रसोई घर इनकी पत्तियां ही हैं, उसके बाद ही इनका फूल और फल होता है। नेक्स्ट हमारा दिए गए स्थान पर पवन की, अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं। दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां कौन सी? एक सूखे पत्ते को वायु में छोड़ करके देखें, और या फिर ऊपर उठते हुए धुएं की दिशा को देखें। तो ये जो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। जिस तरफ हवा होगा उस तरफ धुआं होगा और उसी तरफ हमारा पत्ता भी उड़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पवन डैश वायु है किस प्रकार का? गतिशील, असमान, अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो पवन जो है हमारा एक गतिशील वायु है। पवन जो है एक गतिशील वायु है हमारा। पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। तापन को आप तापांतर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है असमान, गतिशील, गर्म और कम। तो ये होता है आपका असमान तापांतर के कारण उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु जो है नीचे आती है। तो ऑप्शन है असमान, गर्म, गतिशील, ठंडी, गर्म, ठंडी, अधिक, कम। तो देखो गर्म वायु जो है ना ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे बैठती है। तो ये आपका आंसर। वायु दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर डैश गति करती है। तो वायु जो होती है अधिक से कम की ओर गति करती है, फिर गर्म से
ठंडी की ओर गति करती है, ये आपको बताना है। या फिर असामान्य गतिशील, तो यहाँ पे अधिक से कम की ओर जो है ये गति करती है, दाब जो है, तभी तो उसका प्रेशर होगा। नेक्स्ट हमारा चक्रवात उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए ऑप्शंस है, कौन से करने चाहिए। चक्रवात चेतावनी सेवा, स्वास्थ्य व्यवस्था का उचित प्रबंधन, चक्रवात से बचने के लिए चक्रवात आश्रयों का निर्माण, पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था, और ऊपर के सभी होगा भाई। ऐसे अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। गुब्बारे में वायु भरने पर गुब्बारे का फूलना, गतिशील वायु के कारण दरवाजे खिड़कियों का हिलना, और दोनों होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट हमारा 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में चक्रवात का पवन जो आया था ना, उसका बोल रहा है कि वेग क्या था। तो इसका वेग 270 किलोमीटर पर घंटा था, या फिर 260 किलोमीटर, 250 या फिर 200। और आंसर है हमारा ये, क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये डेटा भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। चेन्नई है, मंगलूर है, अमृतसर है और पुरी है। तो यहाँ पे जो अमृतसर है ना, क्योंकि पंजाब में है तो बीच में है घुसा हुआ, तो यहाँ फिर कैसे आएगा। नेक्स्ट हमारा उड़ीसा में ही 18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात जो आया था, उसमें कितने लोग बेघर हुए थे। तो इसमें ना 7 लाख लोग बेघर हुए थे। नेक्स्ट हमारा किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी, गर्म होगी और शुष्क, या फिर आर्द्र शुष्क। हालांकि यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, पर आप मान लो कि आर्द्र है, ठीक है। शुष्क और इनमें से कोई नहीं, तो बहुत कम वर्षा होती है तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी। गर्म और शुष्क आपका इसका आंसर होगा। ध्रुवीय वालु को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है। श्वेत बाल, बाल को ही फर बोलते हैं, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे, श्वेत मतलब सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी में जो है ना सारे के सारे ऑप्शन सही है। हालांकि ऑप्शन डी में जो आपको है ना लिखा हुआ तैरने के लिए पंजे, तो ये पंजे इनके पास होते हैं, लेकिन सारे के सारे ये श्वसन के लिए क्लोम वाली बात सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए ही सही होगा इसके अकॉर्डिंगली। मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन। देखिए जलवायु जो बहुत दिनों बहुत वर्षों का एक रिकॉर्ड करके बनाया जाता है, लेकिन मौसम क्या है, बदलते रहता है, तो मौसम ही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा दीर्घ अवधि में मौसम का औसत क्या कहलाता है। अभी तो बताया कि एक लॉन्ग टाइम को ही जलवायु बोलते हैं। लॉन्ग टाइम में जब रिकॉर्ड किया जाता है, अच्छा यहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है अमूमन, तो ये इसी को जलवायु बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल, महासागर या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो आप जब सारे के सारे ऑप्शन को देख लेते हो ना, तो ये जो जंतु है आपका मांसाहारी वाला जंतु, ये आपका पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि गर्म और आर्द्र, मध्य तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो यहाँ पे जो है ना मध्यम तापमान होती है और अत्यधिक वर्षा यहाँ पे होता है। नो नो नो, ये नहीं होगा, सॉरी मेरा इरेजर भी नहीं वर्क कर रहा है। इरेजर वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ जो गर्म और आर्द्र है ना, इसका ये टेम्परेचर होता है, गर्म और आर्द्र होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाली। यहाँ देख लो
चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र डैश और डैश हैं, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय, सारे ऑप्शन एक ही दे रखे हैं तो एक ही तो ऑप्शन हमारे पास बचता है, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट हमारा जम्मू एवं कश्मीर जो है कैसा है, शीत और आर्द्र, मध्यम गर्म, मध्यम आर्द्र, गर्म और शुष्क और आर्द्र। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा शीत और आर्द्र, आपको पता ही है बर्फ गिरते रहता है। केरल कैसा है, तो केरल जो आपका मध्यम गर्म है और मध्यम आर्द्र है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा यहाँ होता है। राजस्थान कैसा है, गर्म है, मध्यम आर्द्र है, कैसा है राजस्थान, तो राजस्थान आपको पता ही है भैया गर्मी कितनी लगती है, तो गर्म और शुष्क होगा। उत्तर पूर्व भारत हमारा कैसा है, तो उत्तर पूर्व भारत जो हमारा ना बिल्कुल आर्द्र है, ये नहीं कि मध्यम आर्द्र वाला चला गया अब इसके पास। नेक्स्ट देख लें, जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करते हैं, किसको, जल जो हमारा स्वच्छ होता है तो क्या दूर होती है, प्रदूषण उसमें से दूर होती है, प्रदूषक को दूर किया जाता है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है वो। चलो, शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, किसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, अपांग, सीवेज, प्रदूषक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो आपका है ना आपंक, इसका यूज जो है खाद के रूप में किया जाता है। नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, प्लास्टिक के लिफाफे, प्रदूषक, प्लास्टिक के लिफाफे और रसोई से जो कचरा निकलता है ना उससे बहुत, इनफैक्ट बाथरूम से जो निकलता है ना उससे बहुत ज्यादा नालियां हमारी बंद होती है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को जीवन के लिए जल का नारा दिया था, मतलब किस साल दिया था ये नारा, तो ये नारा ना उन्होंने 2005 से 2015 के लिए दिया था। ठीक, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च और 12 मार्च को। तो ऑप्शन आपका सही है, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है, कौन सा आवेश कांच की छड़ पे जो है आपका उत्पन्न होगा, आपके ऑप्शन है धन, ऋण या फिर उदासीन। स्टील और रबड़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए, कौन सा उत्पन्न होगा इस पे हम लोग थोड़ी सी, कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़, अगर आपने पढ़ा होगा वो जो एक था लूसेंट या फिर एनसीईआरटी, किसी में भी आपको मिल जाएगा ना, यहाँ पे तो इसका आंसर वैसे धन होगा, तो उसमें एक सीरीज दी हुई है कि कांच आएगा उसके बाद रेशम आएगा इस रंग से, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण क्या है, मतलब वस्तु जो है ना आवेशित हो रही है तो उसका निश्चित प्रमाण क्या है, या प्रतिकर्षण दिखाएगी वो, तड़ित, विद्युत धारा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वस्तु ना प्रतिकर्षण दिखाती है, तो आप मान लो कि वस्तु हमारी आवेशित है। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं, तड़ित कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो देखिए आवेश जो प्रवाह करता है ना उसके की दर को प्रतिकर्षण बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तड़ित, प्रतिकर्षण, विद्युत धारा और धन, ऑप्शन हो जाएगा तड़ित। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, और आपको ऑप्शन देखिए पता चल जाएगा, ऑप्शन डी ही है होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एवोनाइट की जो छड़ है उसको फलालेन से रगड़ने पर क्या होगा, एवोनाइट पर धन होगा या फिर फलालेन पे ऋण होगा, इसी को ऑप्शन में इतना बताया हुआ है। तो देखो एवोनाइट उस सीरीज में ना सबसे लास्ट में होता है और फलालेन आपका पहले होता है, मतलब एवोनाइट से पहले, तो जो पहले होगा उस पर धन होगा और जो बाद में आएगा उस पर ऋण होगा, तो ऑब्वियसली एवोनाइट पे ऋण आवेश होता है और आपका जो फलालेन है ना उस पर धन आवेश आवेशित होता है। नेक्स्ट है हमारा, समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण, न तो आकर्षण न ही प्रतिकर्षण, तो आपका प्रतिकर्षण होता है, दोनों लड़ाई करने लगते हैं जब एक जैसे होते हैं। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4,
बताइए दो, धनावेश और ऋणावेश, और एक तो कुछ है ही नहीं तो उसका नहीं है। चलो, तड़ित चालक बनाया जाता है कैसे? कैसे नहीं, तड़ित चालक बनाया जाता है किससे? कांच से, रबर से, तांबा से या फिर स्टील से? तो भैया तांबा से तड़ित चालक बनाए जाते हैं। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। अब हम आ गए हैं रेशों से ऊन तक वाले चैप्टर में। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। तो भाई भेड़ तो शाकाहारी होता है और रेशम कीट भी कहाँ मांस खा पाएगा, प्यूपा से वो ढका होता है। नेक्स्ट हमारा, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमार्जन, संसाधन, रीलिंग तो अभिभाजन बोलते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो सारे के सारे टसर रेशा, मूंगा रेशा, कोसा रेशा, सारे के सारे नाम हैं। बिल्कुल अब नीचे आ ही रहे हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की डैश का कार्य करती है। कुचालक, सुचालक, एक या दोनों। मतलब ऊन के रेशों के बीच जो रुक जाती है ना वायु, तो वो कुचालक का काम करती है। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊंट, यांक, एल्पिका तथा लामा, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़, बकरा, हरिणी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली भेड़ किसी भी प्रकार को प्राप्त करी जाती है, लेकिन बकरे में देखा जाता है कि वो किस टाइप की है। जैसे कि अभी अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लो, सारे बकरी से थोड़े ना प्राप्त होते हैं। अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, ये सब देती है आपको ऊन। ये नहीं कि ये बकरी बकरा खाने वाला बकरी दे देगा ऊन। ये देख लो, रेशम उद्योग के कारीगर जो है ना किस रोग से संक्रमित हो जाते हैं? ये है आपका एंथ्रेक्स, ऑप्शन ए में। वैशिलाई, कोकाई, तो आपका ऑप्शन ए सही है। भले यहाँ गलत लिखा हुआ है बट मान लो ये एंथ्रेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी से संक्रमित हो जाते हैं वे। रेशम है मानव निर्मित, पादप रेशा, जंतु रेशा, उपरोक्त सभी। सभी कैसे हो सकता है एक रेशा? तो आपको पता ही है कि ये जंतु रेशा कीट होता है रेशम का। रेशम कीट का पालन जो है विज्ञान क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर और हार्टिकल्चर। तो सेरिकल्चर होगा। नेक्स्ट हमारा, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश से प्राप्त किए जाते हैं। बाल, नाखून, कील, वही बाल से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारक कौन है? नमक, नमक का अम्ल, धावन सोडा और मैलिक अम्ल। क्षारक तो आपका धावन सोडा ही है, मतलब धोने वाला सोडा। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक नहीं। एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटासिड है ये, एंटासिड भी कई बार लिखा जाता है। और एंटीसेप्टिक ये भी नहीं, क्योंकि एंटीसेप्टिक तो कटे फटे डटे में होता है ना। तो एंटासिड आपका आंसर है सही। अब बताइए सोरे का अम्ल कौन सा है? HNO3, H2SO4, HCl और CHCOOH। और आपको बताना है कि ये सोरे का अम्ल कौन सा है इसमें से। और अगर नहीं बता पा रहे तो हम बता देते हैं, HNO3 कहते हैं सोरे के अम्ल को। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, टार्ट्रिक या फिर एसिटिक। तो टार्ट्रिक अम्ल है इसका सही आंसर। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करते जो चूने के पानी को दूधिया कर देते। इस बिलियन का क्या होगा? सॉरी क्या नहीं, इस बिलियन में क्या होगा? ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे NaCl होगा, HCl, LiCl या फिर KCl। तो सबसे पहली चीज आपकी HCl होगी। यहाँ पे हो ना हो, कुछ ना हो तो HCl जरूर होगी। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन, कवक, जीवाणु। तो भैया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। जिंक पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, ऑक्सीजन। आंसर आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो नीला कर देता है मतलब वो क्षार बना देता है, ठीक ना, मतलब वो क्षार ही है।
तो आपको पता है 2.5 नींबू का होता है, 7 होता है जल का, मतलब 7 से नीचे सारे अम्ल है, तो 7 के ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है? 10 ही तो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब देख लो खाने के नमक का सूत्र क्या होता है? खाने का नमक का सूत्र NaCl होता है, सबने रट रखा है। नेक्स्ट हमारा NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है, ठीक है। यदि हम बोल रहा है यदि हम NaOH के उसी विलयन का क्या करते हैं 20 ml ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के ऊपरी उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देख लो 10 था, यहाँ पे 10 था और इसने 8 लिया था। अब जब 20 है तो हमने भी तो 16 लेना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा टमाटर में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक, सिट्रिक या फिर एसिटिक अम्ल। तो टमाटर जो है ना उसमें वैसे तो ऑक्जेलिक अम्ल रटते हैं हम लोग, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो एस्कॉर्बिक अम्ल करना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर में 10 प्रकार के अम्ल होते हैं, उसमें से एस्कॉर्बिक अम्ल भी टमाटर में होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट हमारा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? KOH है, NaHCO3, NaCl है या फिर NaOH होता है। तो यहाँ पे NaOH होता है आपका कास्टिक सोडा का सूत्र। इनमें से कौन सी गैस निकलती है जब सभी अम्ल धातुओं से रिएक्शन करें? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जरूर निकलती है जब धातु से रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट हमारा आग बुझाने के काम आती है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सभी? सभी तो नहीं आती। ऑक्सीजन तो और आग को लहरा देती है, मतलब फैला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो काम आती है, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड लाल लाल डिब्बे में भर के रखी जाती है। यहाँ देख लो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली, जलोढ़ या फिर चूनादार? हम लोग आ गए मृदा वाले चैप्टर में और आपका आंसर है जलोढ़ मृदा। बिल्कुल, अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल अब खत्म ही होने वाला है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटराइट या पर्वत? कोई मृदा ही नहीं होती, काली मृदा भाई। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली? तो चावल ही तो है जिसके लिए इतना मार होते रहता है कि अरे इस बार तो धान नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई? लेटराइट, काली, कछारी जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी दलदली? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत है, तभी तो इतना अनाज उगाते हैं हम लोग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट, काली, लैटेराइट या फिर लाल? तो ये जो कार्बनिक पदार्थ है ना, क से काला, क से कार्बनिक यही होता है, काली मिट्टी में। नेक्स्ट हमारे गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर, खादर, कलर? इसका ना ट्रिक बहुत बढ़िया है। देखो पुराने लोग जो होते थे ना बांगर होते थे, वैसी पुरानी मिट्टी जो है ना बांगर होती है। नेक्स्ट हमारा कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के दिए हुए चलते रहते हैं? मतलब वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन सी? कछारी जलोढ़ और लेटेराइट, लाल और लेटेराइट मिट्टी, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट और काली मिट्टी? तो आपका ऑप्शन है सी, इसका सही आंसर है काली और जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट हमारा रेगुर मृदा, रेगुर नहीं रेगुर होता है मृदा, काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मूंगफली, कपास, तंबाकू और गन्ना? तो कपास है इसका सही आंसर। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अभी तो बोला मैंने, रेगुर के नाम से, रेगुर के नाम से काली मिट्टी को जाना। तो लेटेराइट की क्या? लेटेराइट में लाल मिट्टी जो है उसमें आपको आयरन और सिलिका होता है प्रचुर मात्रा में, और वही आपको लेटेराइट में भी चल जाती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? जलोढ़, काली, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो देखो भैया महाराष्ट्र में ना काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में आपको क्या होगा, कपास बहुत होता होगा महाराष्ट्र में। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्माण हुई है? लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा या फिर लाल मृदा या फिर आपकी जलोढ़ मृदा? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। नेक्स्ट है हमारा
धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी? लेटेराइट, लाल, जलोढ़ और काली। और धान की खेती के लिए ना आपको चाहिए जलोढ़ मृदा, ठीक ना। भारत का उत्तरी मैदान डैश से बना है? कांतरित, अग्निशील, जलोढ़ मृदा और पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान। तो उत्तरी मैदान जो है आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अभी तो हमने बोला था कि महाराष्ट्र में कौन सी मृदा होती है? काली मृदा होती है। तो यहाँ पे भी आपको महाराष्ट्र ही होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे कितनी फैली हुई है? 600, 6000, 800 या फिर 100 मीटर। तो भाई इतना भी ज्यादा नहीं, 600 मीटर तक है बस। नेक्स्ट है हमारा नासिका की गुहा को डैश करते हैं? नासा गुहा, गुहा श्वासरंध्र या फिर श्लेष्म। तो नासा गुहा बोलते हैं। कॉकरोच में श्वसन होता है कहाँ से? फेफड़े, श्वासरंध्र, गिल्स या फिर त्वचा द्वारा? त्वचा द्वारा ना, केंचुओं में होता है, इसमें तो श्वासरंध्र द्वारा होता है कॉकरोच में। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? पसली, फेफड़े, डायफ्राम या फिर नासाद्वार? डायफ्राम का तो पता ही है आपको कि आकार इससे मतलब जब लेते हैं जब छोड़ते हैं तो आकार फैलता सिकुड़ता है, तो इसकी भूमिका तो होती है। और फेफड़ा तो भाई जरूरी है। नासाद्वार तो यहीं से तो जाता है। तो बच गया हमारा पसलियां, और यही तो बिल्कुल आंसर है आपका। पाई के आकार की छल्ले जैसी संरचना होती है कहाँ? श्वास नली में, मुखगुहा में, ग्रसनी में या फिर आपका फेफड़ा में होता है पाई। अब थोड़ा सा अगर आप सोचने लगे तो आप श्वास नली का ही बताओगे, क्योंकि अगर जो डिजाइन देखा है तो वो नीचे टाइप से नहीं धंसा हुआ रहता है। यहाँ देख लो, नासिका की गुहा को अभी तो बताया भाई, नासा गुहा बोलते हैं। नासा गुहा की दीवार पर डैश ग्रंथियां होती है कौन सी? श्लेष्म, श्वासरंध्र, नासा गुहा। तो श्लेष्म होती है। नेक्स्ट है हमारा व्यायाम करते समय श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है, कम जाती है, घट जाती है? तो बढ़ जाती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा होती है खर्च या फिर नहीं खर्च होती है? ऑप्शन थोड़ा सा बेकार का है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, खर्च होगी। नेक्स्ट हमारा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण की दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या फिर वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। आप थोड़ा यहाँ पे ये करिए कि उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं आप, तो इसका बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है उत्तल दर्पण की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में तो जगह बदलते रहता है। अब देख लो, अवतल दर्पण के आभास से सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या फिर वक्रता केंद्र या फिर वक्रता केंद्र के बाहर, या फिर दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होगी। अवतल दर्पण की बात चल रही है। आभासी, सीधा और बड़ा जब आपको इमेज चाहिए ना, तब की यहाँ पे बात चल रही है कि वो किस टाइप से आपकी होनी चाहिए। आभासी, सीधा और बड़ा, तो मुख्य फोकस तथा वक्रता के केंद्र के बीच में होगी। तो आपका ये बड़ा तो नहीं बनेगा, क्योंकि इस साइड आपका छोटा बनता है, वक्रता केंद्र पे बराबर बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर तो जैसा मन वैसा बन जाएगा ना। और दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की अगर जब बात करें हम लोग, तो यही होगी, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, सब में आपका उल्टा बनेगा जितने भी ऑप्शन है। बस यही एक ऑप्शन है जिसमें आपका सीधा बनता है इमेज। नेक्स्ट है हमारा, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण कौन सा होगा? समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, या फिर समतल या उत्तल होगा? तो आपका ऑप्शन है उत्तल होगा। वैसे आप इसको थोड़ा सा देख लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट भी है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये आप ये उत्तल नहीं होगा, क्योंकि ये बात करें हम लोग इमेज की, समतल में जो इमेज रहता है वो आपको दिखता भले सीधा है, बट वो भी उल्टा ही होता है ऑब्वियसली। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है कौन सी? अवतल, उत्तल, समतल?
समतल मतलब दूर में जो वस्तु है ना उसका हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो उत्तल वाले से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन, हेडलाइट में कौन सी दर्पण लगी। परावर्तन दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अति निकट, परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और परावर्तक के वक्रता केंद्र पे। मतलब दूर, ये जो टॉर्च है आपका, सर्च लाइट जो है ना, इसके लिए बात चल रही है, तो परावर्तक के फोकस के अति निकट होती है ये। उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो भाई आभासी प्रतिबिंब की यहाँ पे बात चल रही है, तो सबसे पहली चीज की लेंस तो यहाँ पे होने वाला है नहीं, जो भी होगा आपका दर्पण ही होगा ना। और आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री। साइन आई बटे साइन आर। वाहन चालक के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। उत्तल, अवतल, अवतल और उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, समतल एक ऑप्शन होना चाहिए था। हालांकि आंसर आपका उत्तल ही होगा हर एक कंडीशन में। देखिए नेक्स्ट हमारे कौन से लेंस से पुस्तक के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। उत्तल, अवतल, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की बात अगर हो रही है तो उत्तल लेंस होगी, क्योंकि लेंस में उत्तल लेंस बड़ा दिखाता है और दर्पण में अवतल बड़ा दिखाता है। आवर्तक लेंस कौन सा लेंस होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ऑब्वियसली उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में बांटता है। 5, 6, 7, 8। 7 रंगों में। बैनिया, पिनाला। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट, रेटिना का नेत्र निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा, वास्तविक, सीधा, बड़ा। रेटिना द्वारा बोल रहा है कि किस प्रकार का बनता है, तो वास्तविक बनता है आपका, उल्टा बनता है और आपका छोटा बनता है। उल्टा, फिर इसके बाद ये केंद्र पे जाकर के क्या है, सही होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण। तो निषेचन कहलाता है। हम आगे हैं फूलों वाले में, जिसमें पौधों का जनन जो चैप्टर है ना, उसमें नर और मादा युग्मक के युग्मन का ये तो हो गया। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है कहाँ, बीज में, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो अंडाशय जो है ना फल में कन्वर्ट हो जाता है। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है। तना, पत्ती, जड़ या फिर पुष्प। तो अजूबा ना पत्ती द्वारा करता है जनन। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका परागन। बिल्कुल हम एंड में आए हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मुगलन, खंडन, बीजाणु। तो ऊपर के जितने भी है सारे सारे पौधों के लिए सही है। पौधों के जनन अंग है तना, जड़, फूल। इनमें से कोई नहीं, तो भैया फूल है। यहीं से तो फिर परागकण होता है। नेक्स्ट हमारा जनक। जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो कायिक वृद्धि कहलाता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे पुष्प कहे जाते हैं। एकलिंगी, बहुलिंगी, कायिक। या इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी, क्योंकि उसमें तो एक ही लिंग होता है ना, या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होता है। ये मैंने व्याकरण वाली बात छेड़ दी। चलो देखो इधर, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। परागकण, पुष्प, उत्तमांश या फिर इनमें से कोई नहीं, परागकण कहलाती है। बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और डैश के द्वारा होता है। जंतु, परागकण, एकलिंगी। जंतु के द्वारा होता है, मतलब या तो हवा ले जाता है या तो जंतु या फिर आंधी, बारिश, कुछ भी।
वे रक्त वाहिनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को शरीर से सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है? हम लोग आ गए अब रक्त परिसंचरण वाले में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है ना, तो शिराएं कहलाएगी। हृदय का लयबद्ध स्थिलन और संकुचन कहलाता है स्पंदन। शिराएं, धमनियां और इनमें से कोई नहीं। हृदय का जो होता है ना, तो वो स्पंदन कहलाती है। एक बार संकुचन होता है। इस नेक्स्ट हमारा, पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक उत्तक होते हैं, स्पंदन फ्लोएम। भोजन के लिए तो फ्लोएम होता है। एक आपका ऑप्शन जाइलम भी है। रुधिर को धक्का बनाने में सहायता करती है कौन? प्लेटलेट, शिराएं, धमनियां, स्पंदन, प्लेटलेट्स। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 mmHg। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। जाइलम के द्वारा, जैसे जाइलम जैसे जल, और फ से फल होता है ना, इसीलिए फ्लोएम से भोजन का होता है वो काम। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, इसका आंसर पंखे के नीचे रखकर है, बट पता नहीं। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, CO2, लाल रंग या हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग थोड़े ना ऑब्वियसली मिला हुआ होता है उसमें। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, ये भी 72 टाइम्स होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं किसका काम करती है? प्रतिरक्षा का काम करती है। रुधिर वर्गों का निर्धारण होता है किसके द्वारा? एंटीजन केंद्रक कणिकाएं या इनमें से कोई नहीं, एंटीजन के द्वारा। प्लाज्मा एक तरल डैश उत्तक है जो विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर में परिवहन करता है। संयोजी शिराएं, प्लेटलेट्स और फ्लोएम। इसका सही आंसर है संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है हमारा, रुधिर वर्गों से रुधिर डैश में सहायता मिलती है। आदान, एंटीजन, सांस और इनमें से कोई नहीं। तो आदान का यहाँ पे मतलब है कि आदान और प्रदान। तो रुधिर जो है ना, आदान प्रदान में ही मदद होती है कि मतलब ये जो भी ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये है इसका सही आंसर। और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल साइंस 7 क्लास का साइंस कंप्लीट होता है और आप बिल्कुल रेडी हैं कोई भी एग्जाम देने के लिए जिसमें केवल साइंस 7 क्लास की साइंस एग्जाम में आती है। तो सब्सक्राइब कर लें भाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।